हाय एवरीवन, वेलकम टू एसवी केमिस्ट्री क्लासेस। बच्चा हमारा अभी मेन ग्रुप एलिमेंट की सीरीज चल रहा है, राइट। पी ब्लॉक एलिमेंट्स हम पढ़ रहे हैं। उस पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने कंप्लीट कर दिया है बोरॉन केमिस्ट्री। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके कंप्लीटली वीडियो मेरा सीरीज है वो देख सकते हैं। स्टार्ट करने वाले हूँ क्या, फॉस्फोजीन। अब क्या रीज़न है कि मैं अचानक बोरॉन एलिमेंट से सीधे फॉस्फोरस एलिमेंट्स में आ रही हूँ। तो जैसे जैसे आपने अभी बहुत ही डिटेल में मैकेनिज्म पढ़ा है किसका, बोराजीन का, बिल्कुल वैसा ही मैकेनिज्म होता है फॉस्फोजीन का। तो क्यों ना हम इसे साथ साथ में पढ़ें। साथ में पढ़ने से ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा और आपको समझ भी आएगा, राइट। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ फॉस्फोजीन। और फॉस्फोजीन पढ़ाने से पहले थोड़ा सा रिविज़न कर लेते हैं बोराजीन के मैकेनिज्म की। तो बेटा आपको याद होगा जब मैंने बोराजीन आपको पढ़ाया था तो बोराजीन में क्या होता है, बात करें अगर बोराजीन की तो बोराजीन में होता है B3N3H6 इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोराजीन। और जब बात बोराजीन की होती है तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे बोरॉन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्डिंग है। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं 2p2π बॉन्ड इसमें होता है, 2π2π बॉन्ड होता है। बिल्कुल वैसे ही जब आप फॉस्फोजीन पढ़ेंगे ना तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के बीच बॉन्डिंग को पढ़ेंगे। तो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस के बीच जब बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो ये कुछ 2p बॉन्ड्स और कौन सी बॉन्ड हो जाएगा, 3p बॉन्ड होगा। तो ये 2p बॉन्ड्स होते हैं और ये 2p3p बॉन्ड्स होता है। तो ऑलमोस्ट सेम सेम रहेगा, बहुत सारा चीज़ें लिंक करेगा, इसलिए थोड़ा सा मैकेनिज्म देख लेते हैं इसकी। तो मैं थोड़ा सा रिवीजन करा रही हूँ क्विकली। सबसे पहले आप मुझे एक बार बताइए कि हमारे पास बोराजीन है और इस बोराजीन की रिएक्शन जब हम करा रहे थे किसी HBr से तो क्या हो रहा था, ईजली एडिशन हो रहा था। याद है आपको क्या होता था, ईजली एडिशन रिएक्शन हो जाता था। और एडिशन कैसे हो रहा था, यहाँ से H+ में नेगेटिव में, मतलब ये एज ए न्यूक्लियोफाइल और ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल ब्रेक होता था। और जहाँ तक आपने बहुत ही अच्छे से अगर बॉन्डिंग की स्टडी किया था तो आपको याद होगा बेटा कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर कौन सा होता था, बोरॉन ही होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होता था बोरॉन। और मैं ये बहुत ही डिटेल में आपको बताई थी कि कैसे हम इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर बोलेंगे। तो अभी भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर बोरॉन होता था और इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर नाइट्रोजन होता था। क्योंकि ये जो बॉन्ड है वो एक फर्जी जैसा बॉन्ड है, बहुत ज़्यादा कंप्लीट बॉन्ड नहीं है, कंप्लीटली नाइट्रोजन इसको डोनर नहीं करता है, राइट। तो यहाँ पे बात करें कि जब HBr का एडिशन होता है तो हमेशा बोरॉन पे आके Br अटैच होगा और हाइड्रोजन अटैच होता था नाइट्रोजन पे। तो यस बना लीजिए जल्दी से। यहाँ पे बात करें इसकी तो ये कुछ ऐसा होगा, Br अटैच हो जाएगा बोरॉन से जाके और हाइड्रोजन एडिशन करेगा नाइट्रोजन के साथ। अगेन Br H Br और HBr, कुछ ऐसा हमारा बनने वाला है, ठीक है, H। तो उसके इतना तो हमें समझ आ गया था कि जब भी हम एडिशन कराते हैं या तो आप HCl की एडिशन करा दीजिए या HBr की एडिशन करा दीजिए। एडिशन में हमेशा ऐसा ही होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोरॉन के पास न्यूक्लियोफाइल जाता है और उसके बाद हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन के पास जाता है। इतनी चीज़ें समझ आया। फिर जब आप इसमें हीट दे देते थे, जब यहाँ पे टेम्परेचर को हाई करते थे, थोड़ा सा हाई करें, तो जब हाई टेम्परेचर आप यहाँ लगाते थे ना तो हाई टेम्परेचर लगाते ही यहाँ से H2 गैस बाहर निकलता था। क्यों H2 गैस बाहर निकलता था ये भी मैं थोड़ा सा अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। होता क्या है, अब यहाँ पे ना ये जो नाइट्रोजन है उसने क्या बना रखा है, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज बना रखा है ना। नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना लिया है और नाइट्रोजन कितने बॉन्ड्स बनाते हैं, 3 बॉन्ड्स बनाता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन ने बना लिया है 4 बॉन्ड्स और जैसे ही नाइट्रोजन 4 बॉन्ड्स बनाएगा बच्चा, इस पर आ जाता है क्या, पॉजिटिव चार्ज, जो बहुत अच्छा नहीं होता। तो होगा क्या, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है ना ये इसको दे देगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ आते ही ये H+ के फॉर्म में बाहर निकलेगा। और एट द सेम टाइम यहाँ पे का जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन ले करके बाहर निकलेगा ऐसे। तो ये इलेक्ट्रॉन दे के बाहर निकलेगा, इट मीन्स ये H+ के फॉर्म में बाहर निकलेगा और ये इलेक्ट्रॉन ले करके बाहर निकलेगा, H- के फॉर्म में बाहर निकलेगा और दोनों आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे, H2 गैस। समझ आ गया ये चीज़ें।
तो आफ्टर दिस रिएक्शन जब हम उसको गर्म कर देते हैं तो गर्म करने से H2 गैस रिलीज़ हो जाता है और वापस हमारे पास जो स्ट्रक्चर आती है वो कुछ ऐसा आ जाएगा, बहुत ही सिंपल सा। सारे बोरॉन के पास Br अटैच हो जाएंगे और सारे नाइट्रोजन के पास अटैच हो जाएगा हाइड्रोजन, Br हाइड्रोजन, Br हाइड्रोजन। मतलब क्या बन रहा है हमारे पास, Br3B3N3H3 का फॉर्मेशन होता है। इतनी चीज़ें हमें समझ आ गया, राइट। यहाँ पे क्या चीज़ बना था, यहाँ पे बन जाता है हमारे पास H3Br3 H3Br3 B3N3H6। यही सही तरीका है लिखने का, है ना। तो इतनी चीज़ें रिएक्शन होती है। अगर मैं इसकी फर्दर रिएक्शन कराऊं तो क्या होगा, मैं बहुत ज़्यादा अगर इसे हिट दे देते हैं तो बहुत ज़्यादा हिट देने के बाद अब ये बॉन्ड्स भी ब्रेक होने लगेंगे। तो वो चीज़ें आप एक और नोट पॉइंट से याद रख लीजिए कि सबसे पहले जब भी आप बोराजीन में रिएक्शन कराते हैं किसी HBr या किसी HCl या फिर H2O की रिएक्शन कराते हैं तो फर्स्ट स्टेप में एडिशन होगा। बट सेकेंड स्टेप में जैसे ही आपने टेम्परेचर हाई किया तो क्या होता है बेटा, H2 गैस बाहर निकल जाता है, H2 गैस बाहर निकलता है। और जब बहुत ज़्यादा ही टेम्परेचर बढ़ा दो ना इसकी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हम इसकी इंक्रीज़ कर देते हैं तो BN बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ये याद रखना है, ब्रेक हो जाएगा कौन, BN बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो इतनी चीज़ें हो गया, ये प्रीवियस वीडियो में भी मैंने समझाया था। अभी अगर नहीं समझ आ रहा तो एक बार प्रीवियस वीडियो देखें, आपको समझ आने लगेगा। तो ये तो थी केमिस्ट्री बोरॉन की, समझ आ गया। तो बिल्कुल इसी के बेसिस पे मैं अभी थोड़ा सा आपको बता के फिर फॉस्फाजीन हम स्टार्ट कर देंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फाजीन एंड प्रिपरेशन। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझिएगा। फॉस्फाजीन की बात करें तो पहले तो स्ट्रक्चर की बात करूँ मैं तो ये यूनिट है फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन रिंग। बिल्कुल जैसा बोराजीन में आपने देखा था BN वैसे यहाँ पे PN होता है, तो उसी के जैसा ही है। इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है। साथ ही क्लोरीन अटैच रहता है फॉस्फोरस के साथ। क्या अटैच रहता है, क्लोरीन अटैच रहता है फॉस्फोरस के साथ। ये स्ट्रक्चर होता है फॉस्फाजीन। अब अगर फॉस्फाजीन की स्ट्रक्चर है तो आपको देख के समझ आ रहा है ये कितना यूनिट से मिलके बना होगा, कुछ ऐसा यूनिट से ये मिलके बना है। तो इस यूनिट को अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, फॉस्फोरस ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन ClNCl। मतलब आप कह सकते हैं कि जो फॉस्फाजीन है वो PnCl2 का ट्राइमर है। अगर आप 3 टाइम्स उसको कनेक्ट कर दें तो फॉस्फाजीन बन के रेडी हो जाएगा। इतनी चीज़ें यहाँ से देख के समझ आ रहा है। मतलब मुझे चाहिए ये यूनिट, हमें क्या चाहिए, ये यूनिट। इस यूनिट को थोड़ा और अगर मैं ओपन करके लिखूं तो जब ये ट्राइमराइज होगा तो ओवरऑल मुझे चाहिए कि कोई ऐसा खाली जगह हो, डबल बॉन्ड फॉस्फोरस के पास क्लोरीन और इसके पास भी एक खाली जगह हो जिससे वो रिंग बना सके। तो हमें ये यूनिट बनानी है। बात करें बच्चा प्रिपरेशन की, तो आपको क्या समझ आ रहा है कि फॉस्फाजीन को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। थोड़ा सा कुछ चीज़ें ना अपने मन से सोचा करो, ठीक है। हर चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम जस्ट सोच के भी कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि मुझे ये यूनिट चाहिए, तो आपको क्या समझ आ रहा है कि हम क्या करें, या तो रिएक्शन कर दें किसकी, फॉस्फोरस की। सपोज कोई ऐसा हमारे पास ग्रुप है, इसकी रिएक्शन करा देते हैं अमोनिया से, या इसकी रिएक्शन कोई अमोनिया डेरिवेटिव से करा देते हैं तो बन जाएगा। देख के समझ आ रहा होगा इतना। अगर ये भी नहीं है हमारे पास तो आप सोच लीजिए कि हमारे पास सबसे फेवरेबल PCl5 है। PCl5 की रिएक्शन हम अमोनिया से करा देते हैं या फिर किसी अमोनिया डेरिवेटिव से करा दे तो भी हमको फॉस्फाजीन मिल जाएगा। देखिए समझ आ रहा है ना, क्योंकि यही यूनिट तो चाहिए हमें, नाइट्रोजन को इसके साथ लाके अटैच करना है। नाइट्रोजन अच्छा डोनर ग्रुप भी होता है तो दे देगा। तो चलो देखते हैं हम कि क्या ऐसे डायरेक्ट रिएक्शन कराने से हमें फॉस्फाजीन मिलेगा। सोचते हैं, करके देखते हैं। तो सबसे पहला रिएक्शन हम कराते हैं, हमारे पास PCl5 है
सपोज मेरे पास क्या है, PCl5 है। PCl5 की स्ट्रक्चर आपको पता ही है कैसा होता है, ऐसा, ऐसा, ऐसे, ऐसे। सब केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ रखा है आप लोग ने, है ना। तो केमिकल बॉन्डिंग में ये चीज़ें पढ़ रखा है हमने कि इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, ऐसा स्ट्रक्चर में कुछ है हमारे पास। अब इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, किसके साथ करा रहे हैं इसकी रिएक्शन? अमोनिया के साथ, NH3 के साथ। आपको बता दूं कि अमोनिया बहुत ही अच्छा डोनर ग्रुप होता है। मतलब अगर उसको कोई डोनर साइट मिल गया कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो वो तुरंत ही जाके आराम से उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं। ठीक है, बहुत एक्टिव होता है। जब आप इसकी रिएक्शन कराओ तो ये अपनी डोनर कैपेसिटी की वजह से बहुत हाईली एक्टिव होता है। तो ये ऐसे आके फॉस्फोरस को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते ही एक क्लोरीन को ये बाहर भेज देगा। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ आ गया। अब ये क्लोरीन अकेला तो नहीं जाएगा, तो इसको भी थोड़ा ओपन स्ट्रक्चर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये क्लोरीन इसके हाइड्रोजन को लेके जाएगा, तो ये अपना बना लेंगे HCl सॉल्यूशन में, और ये NH2 जो है वो आके इसके पास अटैक कर दिया। तो देखो आगे हुआ ये कि हमारे पास PCl3 था, PCl5 था, उसमें से एक Cl बाहर चला गया, एक Cl है अभी हमारे पास, और इसके साथ में अटैच्ड हो गया है कौन सा ग्रुप? NH2 ग्रुप। इसके साथ में अटैच्ड हो गया है कौन सा ग्रुप? NH2 ग्रुप। इतनी चीज़ें हमें समझ आती है। ठीक है, नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन था, ये बनाना गलत है अभी। तो देखो नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन है तो सब्स्टिट्यूशंस के हिसाब से लिख देते हैं। इधर हमारे पास Cl है, Cl है, Cl है, इधर भी Cl है, और एक हमारे पास आके अटैच हो गया है NH2 ग्रुप, ऐसे। तो यहाँ पे क्या हुआ था? इंटरमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन हुआ है ना, ये एक नया ग्रुप आया और ये बाहर चला गया। अब क्या होगा? अभी भी अमोनिया के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, और मैंने क्या कहा था? अमोनिया के पास लोन पेयर होता है और वो बहुत ही अच्छा डोनर साइट है, किसी को भी डोनेट कर देता है। ठीक है, तो ये अमोनिया क्या करता है, मेरे पास अभी भी डोनर कैपेसिटी है, तो चलो मैं इसको फिर से इसको दे देता हूँ, ऐसे सोच के फिर एक क्लोरीन को अगेन बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो आगे जाके जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ बनता है ऐसा कि फॉस्फोरस डबल बॉन्ड से NH के साथ कनेक्ट होके इधर Cl, Cl और इधर Cl बना लेता है। इतनी चीज़ें हमें समझ आ गई है ना। और यहाँ पे इतनी चीज़ें तो हो ही रही है, और HCl बाहर निकलते जा रहा है। हर स्टेप में आप HCl को बाहर निकाल दो, वो अंडरस्टूड है कि वो Cl जा रहा है तो एक H को लेके जाएगा। इतनी स्टोरी समझ आ गई। अब आगे क्या होगा देखो, ये बिल्कुल खुश हो रहा था अभी कि मैं ऐसा यूनिट बनाने को रेडी हूँ, मतलब मैंने एग्जाम में पास कर लिया है ना, कि मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ, मुझे ट्राइमर करवा दो और मैं फिर फॉस्फोजीन बना दूंगा, कि फॉस्फोजीन तो बहुत यूजफुल कंपाउंड है, तो मेरे को यूज़ कर सकते हो आप। ऐसा वो खुश होने ही वाला था कि पता चला यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगा? तो आता कुछ ऐसा है कि इस सोल्यूशन में अमोनिया घूम रहा है ना, इस सोल्यूशन में क्या घूम रहा है? अमोनिया, NH3। और मैंने क्या कहा आपको कि NH3 जब तक सोल्यूशन में है उसकी इतनी ज़्यादा डोनर कैपेसिटी होता है, हाईली डोनर, और इतना एक्टिव होता है डोनेट करने के लिए कि अगेन एंड अगेन वो खुद ही डोनर साइट्स में फॉस्फोरस को देने लगता है अपना इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन को बाहर करने लगता है। बार बार ये प्रोसेस होती है और ये फॉस्फोजीन के लिए मोनोमर नहीं बन पाता। यहाँ पे इसको फॉस्फोजीन के लिए मोनोमर बनानी थे, पर वो मोनोमर नहीं बना पाता, ट्रिपल बॉन्ड बन ही नहीं पाता नाइट्रोजन के साथ। अगेन अमोनिया आके अटैक करता है, अमोनिया आके अटैक करता है, क्योंकि सॉल्यूशन में अमोनिया प्रेजेंट है, और वो अमोनिया कैसा प्रेजेंट है? बहुत ही एक्टिव, उसको डोनेट करना है। दैट्स द रीज़न ये बेचारा पास होते होते हो जाता है फेल। इसको बनाना था फॉस्फोजीन, जैसे हमने दिमाग भी लगाया था शुरू में कि यार अमोनिया की रिएक्शन करा देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता, डायरेक्ट रिएक्शन से फॉस्फोजीन का फॉर्मेशन नहीं होता। तो क्या बनता है? तो एक नया ही कंपाउंड, बार बार रिपीटिशन से एक नया ही कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। उस कंपाउंड्स को बोलते हैं P डबल बॉन्ड NH के साथ साथ आपका NH2 टाइप का एक कंपाउंड फॉर्म हो जाता है, और उस कंपाउंड को हम बोलते हैं फॉस्फेन्स। क्या बोला जाता है? फॉस्फेन्स। तो यहाँ पे फॉस्फेन्स का फॉर्मेशन होता है, ना कि फॉस्फोजीन का। तो इतनी चीज़ें होप आपको समझ आ गया होगा कि ऐसा करने से तो हमको नहीं मिलने वाला है क्या? फॉस्फोजीन जो हमको बनाना है।
राइट। अब बच्चे अगर मैं बोलूँ फिर क्या करें, तो सबसे पहला दिमाग में आता है कि हम ना कोई अमोनिया डेरिवेटिव्स ले लेते हैं, यही आता है दिमाग में। तो मैं आपको बता दूं कि जैसा मैंने कहा कि अमोनिया हाईली एक्टिव है, बहुत अच्छे से डोनेट करता है नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर को, वो इजीली किसी को भी डोनेट कर सकता है अगर उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर आ जाए, राइट। तो अगर मैं अमोनिया के डेरिवेटिव्स ले लूँ तो इसकी तो डोनर कैपेसिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगा। सोचो इसको, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगाइए यहाँ पे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हमें पता है जब आप आर ग्रुप किसी अमोनिया पे लगाते हैं, डेरिवेटिव्स बनाने के लिए जब आर ग्रुप किसी अमोनिया पे लगाते हैं तो इसकी होती है इलेक्ट्रॉन डोनर के देने की कैपेसिटी। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो नाइट्रोजन पे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है। अगर नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है तो उसकी तो देने की कैपेसिटी भी बढ़ेगा। तो आप एक चीज़ समझ गए कि हमें कुछ ऐसा कंपाउंड लेना पड़ेगा फॉस्फोजीन बनाने के लिए जहाँ पे नाइट्रोजन की डोनेट करने की कैपेसिटी को हम कम कर सके। चीज़ें समझ आ रही है। तो ना ही तो हम अमोनिया की रिएक्शन डायरेक्ट PCl5 से करा करके फॉस्फोजीन बना सकते हैं और ना ही हम किसी अमोनिया डेरिवेटिव्स की रिएक्शन फॉस्फोजीन से करा के प्रोडक्ट हम फॉस्फोजीन का बना सकते हैं। ऐसा कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करें, क्या हम ले, ये सब इसलिए डिटेल में मैं आपको समझा रही हूँ क्योंकि फॉस्फोजीन का स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, अगर इसकी जगह हम ये ले ले तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आपको एक चीज़ समझ आ गया कि अगर हम डायरेक्ट रिएक्शन PCl5 के अमोनिया के साथ कराते हैं तो उस केसेस में हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो फॉस्फोजीन नहीं बल्कि फॉस्फेन्स बनेंगे। चीज़ें क्लियर है? तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इतना पढ़ने के बाद बच्चे याद रखना आप कि जब भी हमें फॉस्फोजीन बनानी है तो फॉस्फोजीन बनाने के लिए जो हमें मोनोमर चाहिए उसकी प्रिपरेशन करने के लिए हम लेते हैं PCl5 और इसकी रिएक्शन करा देते हैं कोई वीक इलेक्ट्रॉन डोनर, और सबसे अच्छा जो बोल सकते हैं वीक इलेक्ट्रॉन डोनर वो है क्या, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड लेते हैं, इस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज रहता है, ये बहुत अच्छा डोनर नहीं होता। और ये है कॉम्बिनेशन जो बनाएगा किसको, P ट्रिपल बॉन्ड N और Cl यूनिट को। तो ये बनाता है इस यूनिट को और इसी यूनिट के आगे पॉलीमराइजेशन से हम बना सकते हैं अपना फॉस्फोजीन। समझ आ गया ये चीज़ें? तो यहाँ पे आप इसे नोट कीजिए। और क्या रीज़न था कि डायरेक्ट नहीं कर सक रहे थे वो भी मैंने बता दिया। तो फॉस्फोजीन हम इस तरीके से बना सकते हैं। इतनी चीज़ें हमें समझ आता है यहाँ पे, है ना। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। एक और मेथड मैं बता दूँ, बताओ किससे रिएक्शन कराने वाले हैं आप, सोचना क्यों। तो हम यहाँ पे ऐसा कंपाउंड लेंगे, नाइट्रोजन से आप कनेक्ट कर दीजिए सिलिकॉन Me3, सिलिकॉन Me3, सिलिकॉन का Me3 के साथ। याद है आपको क्या है ये? आपको याद होगा कि एक यही कंपाउंड है जो अमोनिया के साथ बैक बॉन्डिंग कर लेता है और अमोनिया की इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी को पूरा कंट्रोल कर लेता है ना। इसके पास तो रखता ही नहीं है वो इलेक्ट्रॉन्स। याद होगा यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, ऐसे हाइब्रिडाइजेशन अमोनिया की क्या होती है, थोड़ा सा याद कीजिए। अगर आप हाइड्रोजन 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 लगाते हैं या नॉर्मल CH3 लगाते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इसको कंपेयर करते हैं ना आप, तो कुछ ऐसा सा होता है और इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, जबकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन रिड्यूस हो जाता है sp2 में। और उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न ये होता है कि यहाँ पे प्रेजेंट जो अमोनिया के ऊपर जो लोन पेयर है वो बैक बॉन्डिंग शो करता है विथ सिलिकॉन। सिलिकॉन के साथ बहुत अच्छी बैक बॉन्डिंग शो करता है, क्योंकि बैक बॉन्डिंग आपको पता है पॉसिबल होता है 2p और 3p में, बहुत अच्छी बैक बॉन्डिंग होती है। तो 2p एंड 3p में ड्यू टू द बैक बॉन्डिंग यहाँ पे ये नाइट्रोजन बैक बॉन्डिंग कर जाता है, यही रीज़न है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कम हो जाता है। और ये बेस्ट रिएजेंट है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मोनोमर ऑफ फॉस्फोजीन। तो मोनोमर अगर आपको बनानी है फॉस्फोजीन का तो जो सेकंड मेथड हम यूज़ करेंगे वो है PCl5 से रिएक्शन करा दीजिए NSiMe3 होल थ्राइस की। ऐसा करने से भी
डायरेक्ट फॉर्म में हमारे पास ये मोनोमर बन जाता है, जिसका पॉलीमराइजेशन करके आप फॉस्फोजीन बना सकते हैं। तो जल्दी से एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि प्रिपरेशन में कौन कौन सा मेथड अच्छा है, एफिशिएंट मेथड कौन सा है। तो सबसे पहले हमने देख लिया था PCl5 की रिएक्शन डायरेक्ट अमोनिया से या किसी अमोनिया सब्स्टिट्यूएंट से कराने से फॉस्फोजीन नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये कैसा होता है, हाईली रिएक्टिव, या बोल सकते हैं बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर है, बार बार इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और ड्यू टू द बार बार इलेक्ट्रॉन डोनेशन फॉस्फोजीन नहीं प्रिपेयर होता, फॉस्फेन प्रिपेयर हो जाता है। दैट्स क्लियर। सेकेंड जो हमने मेथड देखा, इसमें आप लिख देना नो फॉस्फोजीन। बल्कि क्या बन जाता है, फॉस्फेन्स बन जाते हैं, है ना। फिर सेकेंड में हमने क्या किया था, इसको थोड़ा कम रिएक्टिव किया, थोड़ा सा इसकी जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो कैपेसिटी थी उसको थोड़ा कंट्रोल कराया। तो कंट्रोल करने के लिए हमने ले लिया PCl5 और उसकी रिएक्शन कराया अमोनियम क्लोराइड से। तो जो अमोनियम क्लोराइड होता है उसमें जो नाइट्रोजन की डोनर कैपेसिटी है वो कंट्रोल्ड मैनर पे होता है, और कंट्रोल होकर के हमें मिल गया था P3N3Cl6 फॉस्फोजीन हमको मिल गया था, है ना। फिर जो थर्ड सबसे अच्छा मेथड हमने जो देखा वो क्या था, पहले तो हमने इसे जस्ट कंट्रोल कराया, थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन दे सकते थे। थर्ड तो हम ऐसा ग्रुप ले लेंगे जिसमें नाइट्रोजन कंप्लीटली अपनी डोनर कैपेसिटी ख़त्म कर देता है। यहाँ पे डोनर साइड तो नाइट्रोजन होता ही नहीं है, नाइट्रोजन की इतनी खतरनाक बॉन्डिंग कराते हैं हम, आप देखिएगा आगे CCl5 है, उसके रिएक्शन अब हम कराएंगे किससे, नाइट्रोजन, ऐसे नाइट्रोजन जिसके साथ हमने अटैच करवाया था सिलिकॉन को ट्राई एल्किल के साथ, ऐसा वाला कंपाउंड। और ये कंपाउंड कम्प्लीटली प्लानर होता है, बैक बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग होती है नाइट्रोजन की सिलिकॉन के साथ कि नाइट्रोजन की डोनर कैपेसिटी ही ख़राब हो जाता है, देता ही नहीं है वो। और अभी मैं आपको इसका मैकेनिज्म बताऊंगी कि कैसे फिर ये रिएक्शन होता है। इससे बहुत अच्छे से हम बना सकते हैं फॉस्फोजीन P3N3C6। तो ये सबसे एफिशिएंट मेथड, जिसको इफेक्टिव मेथड या सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मेथड आप बोल सकते हो, प्रिपरेशन ऑफ द फॉस्फोजीन, राइट। तो यहाँ पे इसको लिख देती हूँ मैं, लेस रिएक्टिव नाइट्रोजन एटम। चीज़ें समझ आ गई थी क्यों? क्योंकि बेटा देखो इसमें कुछ भी नहीं किया था हमने, एक नाइट्रोजन लिया, इधर मैकेनिज्म समझाएंगे, यहाँ समझा देती हूँ। एक नाइट्रोजन लिया और उस नाइट्रोजन के साथ इस ग्रुप को लगा दिया। जैसे ही हम इस ग्रुप को लगाते हैं इतनी स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग ये शो करता है कि बैक बॉन्डिंग के थ्रू अपना लोन पेयर उसको दे देता है और स्ट्रक्चर बिल्कुल प्लानर हो जाता है। प्लानर होगा, साथ ही साथ हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा, और अब इसमें नाइट्रोजन में देने की कैपेसिटी ख़त्म हो गई है ना। अब मैकेनिज्म देखते हैं इस रिएक्शंस का जिससे हम बना पा रहे हैं। तो मैकेनिज्म की बात करूँ कि कैसे ये रिएक्शन प्रोसीड्स हो रहा है, तो थोड़ी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आपने सिलिकॉन केमिस्ट्री पढ़ा होगा कि सिलिकॉन से कैसे अटैक कराते हैं। क्लोरीन को बहुत पसंद करता है सिलिकॉन, आराम से क्लोरीन को लेके, क्लोरीन को उसके इलेक्ट्रॉन के साथ लेके बाहर हो जाता है, ठीक है। तो होगा क्या, सबसे पहले Cl4PCl है, इसकी रिएक्शन कराई जाती है CH3 होल थ्राइस के साथ, CH3 होल थ्राइस के साथ। यहाँ पे नाइट्रोजन है, अगेन CH3 होल थ्राइस, और यहाँ पे CH3। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है एक्चुअली, ये जो क्लोरीन है ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके इस सिलिकॉन के ऊपर अटैक करता है, जिससे सिलिकॉन यहाँ का इलेक्ट्रॉन इसको दे के बाहर हो जाता है, ठीक है। तो जब अब ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, ये कैसा हो गया है, रिच हो गया है, इलेक्ट्रॉन रिच। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर से ऐसे फॉस्फोरस पे अटैक करता है। जब ऐसी कंडीशन आती है तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक फॉस्फोरस था, फॉस्फोरस के पास क्लोरीन क्लोरीन क्लोराइड ये प्रेजेंट है, अभी नाइट्रोजन ग्रुप आ गया इसके पास, और ये नाइट्रोजन ग्रुप ऐसी CH3 होल थ्राइस
SeCH3 होल थ्राइस से अटैच्ड है, तो कुछ ऐसा कंपाउंड हमको मिल जाता है। आगे सेम चीज़ें, ये क्लोरीन यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन देगा, इसके साथ बाहर हो जाएगा, और वैसे फिर से होगा क्या, इसके साथ बाहर हो गया तो फिर से एक नया कंपाउंड बनता है। कौन सा कंपाउंड? नाइट्रोजन डबल बॉन्ड फॉस्फोरस, क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ पे भी क्लोराइड, और यहाँ पे SeCH3 होल थ्राइस। ये बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बहुत सारे रिएक्शन में ये एज ए प्रिकर्सर यूज़ होता है, बहुत सारे रिएक्शंस को प्रोसीड्स कराने में हेल्प करता है। एज ए प्रिकर्सर कंपाउंड इसका उपयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, आगे बस दिख ही रहा है आपको, पूरा स्ट्रक्चर बन गया है। सेम प्रोसीजर होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर देगा, इस सिलिकॉन को बाहर निकालेगा और बन जाएगा मोनोमर, जिससे हमें बनाना है फॉस्फीन। पहले ही बता दिया था ना स्ट्रक्चर में कि फॉस्फीन के लिए कैसा मोनोमर हमको चाहिए, कुछ ऐसा ही चाहिए था कि फॉस्फोरस के ऊपर आ जाए नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड्स में, और यहाँ पे 1 क्लोरो और ये 2 क्लोरो इज द मोनोमर, और इसी के कंट्रोल पॉलीमराइजेशन से फॉस्फीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये हमने पढ़ रखा है, तो दिस इज द मैकेनिज्म। तो इतना चीज़ें आपको समझ आया होगा, क्लोरीन फॉस्फोरस के ऊपर ही रहता है ना, तो ये याद रखना, क्लोरीन फॉस्फोरस के ऊपर ही आएगा। तो इतनी चीज़ें हमें समझ आ गया, और ये चीज़ें क्लियर हो गया है यहाँ से कि कैसे हम मैकेनिज्म के थ्रू इसको समझ सकते हैं। तो प्रिपरेशन तो हो गया क्लियर, है ना। अब खाली फॉस्फोजीन की प्रिपरेशन नहीं पूछते, बल्कि इसके सब्स्टिट्यूटेंट जो होते हैं ना, उनकी भी प्रिपरेशन पूछी जाती है एग्जाम में। कभी कभी आपको ऐसे दे देगा कि इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, फिर आपको ऑप्शन मिलेगा। तो थोड़ा सा उसकी भी बात कर लेते हैं कि जो फॉस्फोजीन है उसके जो सब्स्टिट्यूट है, मतलब क्लोराइड को आप फ्लोराइड से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ब्रोमाइड से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो उसे हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, ऐसे करके क्वेश्चन बनता है। तो अभी उसका भी प्रिपरेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ ब्रोमाइन सब्स्टिट्यूटेड फॉस्फोजीन चाहिए। अगर बात कर लेते हैं, Br सब्स्टिट्यूटेड है Pn के साथ होल ट्वाइस, इसको कैसे हम प्रिपेयर करें? तो पुराना मेथड, यस पुराना मेथड से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। मतलब आपको अगर मैं बोलूँ कि PbR5 ले लीजिए और इसकी रिएक्शन करा दो NH4Cl से, तो ये रिएक्शन हो जाएगा। पर इसमें ना समझने वाली क्या बात है, थोड़ा सा उसको देखना कि ये रिएक्शन हो जाता है, फेवरेबल है, लेकिन इसकी बात करो तो आपको पता होगा कि PbR5 अनस्टेबल होता है। ये कैसा है? अनस्टेबल है कंपेरेटिवली PCl5। अब अनस्टेबल है तो ये ट्राई करता है इक्विलिब्रियम में रहने का, ये टूटते रहता है और जुड़ते रहता है बार बार, है ना। PbR3 प्लस Br2, ये इक्विलिब्रियम में ये रिएक्शन होती रहती है, और मुझे तो चाहिए ये, तो मैं क्या करूँ? ऐसे ये रिएक्शन हो जाता है, लेकिन मैं फिर से बोल रही हूँ कि ये अनस्टेबल है और ये बार बार इक्विलिब्रियम में जाते रहता है PCl3 और Br2 करके। अब इस कंडीशन में हम क्या करें प्रिपरेशन के लिए? तो ली चार्ट एरिया प्रिंसिपल अगर आपको याद होगा तो आपको पता है कि जब कोई चीज़ें इक्विलिब्रियम में होता है और मुझे कोई चाहिए, तो उस केसेस में हम एक्सेस में ले लेते हैं। कैसे? मुझे क्या चाहिए था? PbR5 चाहिए। ली चार्ट एरिया बोलता है अगर ये बन रहे हैं बहुत ज़्यादा तो इसके कंसंट्रेशन को बढ़ा दो। मतलब अगर मैं यहाँ पे इस ब्रोमाइड के कंसंट्रेशन को बढ़ा दूँ, Br2 के कंसंट्रेशन को बढ़ा दूँ, तो ये रिएक्शन किधर फेवरेबल होने लगेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में, है ना। तो ये रिएक्शन किधर आने लगेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो मुझे जो रिएक्टेंट चाहिए वो मिलता रहेगा। यही रीज़न है कि आपको यहाँ लिखना होगा कि एक्सेस में हमें नीड है Br2 की, और जैसे ही आप एक्सेस में Br2 लोगे बन जाएगा PnBr2 होल थ्राइस सब्स्टिट्यूटेड ऑफ फॉस्फोजीन। क्लियर है ये चीज़ें? और देख लेते हैं फ्लोराइड सब्स्टिट्यूटेड को कैसे बनाए। PnB, Br के जगह अब हम फ्लोराइड सब्स्टिट्यूटेड को कैसे बनाए? तो फिर से वही टास्क है कि कैसे बनाए। तो मैं आपको बता दूं, जब आप बनाने जाते हैं PF5 से किसकी रिएक्शन करा के? अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करा के, तो ये डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होता, डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, नोट करते जाइए, रिएक्शन नहीं होगा।
अब इसका क्या रीज़न है कि डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो PF5 है इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे ना जो PF बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वेरी स्ट्रॉन्ग। अब इसको तोड़ के बनाना डिफ़िकल्ट टास्क है। इस केसेस में हम यहाँ पे फॉलो करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि पहले हम क्या कर लेते हैं, PCl5 ले लेते हैं, PCl5, और उसकी रिएक्शन अमोनियम क्लोराइड से करा लेते हैं। जब PCl5 की रिएक्शन अमोनियम क्लोराइड से कराते हो तो बन जाता है क्या, PnCl2 बन जाता है ना, यही बनता है पहले। और इसके बाद इस क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करा दीजिए, ठीक है। इतना बनाने के बाद इस क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करा दो। तो फ्लोरीन से क्लोरीन कब सब्स्टिट्यूट होता है, जब हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लोराइड डोनर टाइप का ग्रुप ले आए, ऐसा NaF टाइप का। यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में बाहर जाएगा, F नेगेटिव बना के, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ना, स्ट्रॉन्ग लिख लीजिए इसको। और जब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल करके जाएगा और इसके P के ऊपर अटैक मारेगा तो ये ईजिली सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो इस मेथड से हम बना पाते हैं PnF2 वाला ग्रुप। तो इतनी चीज़ें आपको समझ आ गया, कंप्लीट प्रिपरेशन हो रहा है ना। सबसे पहले हमने नॉर्मल जो फॉस्फोजीन होता है उसका प्रिपरेशन कराया, फिर उनके सब्स्टिट्यूएंट जितने हैं उनका भी प्रिपरेशन हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन, आप बताइएगा PnI2 को कैसे प्रिपेयर कराएं। तो इसके लिए जब क्वेश्चन आता है कि इसको कैसे प्रिपेयर कराएं तो आप बता दीजिएगा नॉट एग्जिस्टेंस, इसका तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ठीक है। PnCl2 का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, नो एग्जिस्ट। तो उस केसेस में इसको प्रिपेयर कैसे कराएंगे, है ना। तो यहाँ पे प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया। अब मैं थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर बताती हूँ, बाकी डिटेल स्ट्रक्चर की स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि आपने पहले भी देखा है कि जब मैं बोराजीन पढ़ा रही थी तो जिन बच्चों ने बोराजीन के स्ट्रक्चर की कंप्लीट स्टडी किया था ना, उनके लिए केमिकल रिएक्शन बहुत ही ईजी हो गया था और अपने आप रिएक्शन होने लगे थे, है ना। नहीं देखे हो तो प्रीवियस वीडियो में जाके देखिए, मैंने बोराजीन के स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ाया, फिर जितने उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ है और बेंजीन के साथ उसका कंपेयर कराया था, तो जितने भी उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो बहुत ही ईजी हो गए थे, है ना। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो मैं यहाँ पे अभी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ इसके स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर क्या, थोड़ी इसकी प्लेनारिटी नॉन प्लेनारिटी को बताती हूँ। स्ट्रक्चर तो मैं समझाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, पर इस वीडियो में थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि इन दोनों की स्ट्रक्चर की कंपेयर कीजिए। और क्वेश्चन में ऐसा था कि ये दो कंपाउंड्स दे रखे थे और दोनों कंपाउंड्स की प्लेनारिटी पे क्वेश्चन था कि कौन ज़्यादा प्लेनर है और कौन से नॉन प्लेनर है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ और स्ट्रक्चर से थोड़ा समझते हैं। बाकी डिटेल इन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर्स की तो मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, जैसे हमने बोराजीन को पढ़ा था ना डिटेल्ड में, वैसा बनाने वाली हूँ। तो वीडियो गुम हो जाते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जिससे आपको सारे वीडियोस प्रॉपर मिलता रहे। सबसे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना शुरू करूँ तो क्या हो जाता है, फॉस्फोरस कंबाइन विथ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस नाइट्रोजन, फॉस्फोरस नाइट्रोजन और ऐसे। अब क्योंकि आपको पता है कि जो फॉस्फोजीन होते हैं उसमें सब्स्टिट्यूएंट कौन सा होता है, क्लोराइड को सब्स्टिट्यूट करके ही तो पीएच लगा होगा, राइट। तो दोनों के दोनों क्लोराइड किसके ऊपर रहता है, फॉस्फोरस के ऊपर, इसलिए दोनों पीएच को आपको लगानी है फॉस्फोरस में। तो बेटा गलती है ना यहीं से हो जाता है, इसको बहुत केयरफुली लगाना। कभी कभी ऐसे लगता है हमारे ब्रेन में कि हमने नाइट्रोजन के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है, एक एक बेंजीन रिंग को, तो ऐसा नहीं है। अभी यहाँ पे क्या हो गया, बचा हुआ जो इसके पास लोन पेयर है उसको वो शेयर करेगा, बचा हुआ लोन पेयर को शेयर करता है ऐसे करके। तो आपको क्या समझ आ रहा है यहाँ से कि किसके पास क्या हाइब्रिडाइजेशन है ना। तो मैं बताती हूँ आपको। अच्छा पहले इसका भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पी बी पी बी पी है यहाँ से, बी और ये इसके स्ट्रक्चर में एक पीएच, क्योंकि ये तो बोराजीन का सब्स्टिट्यूटेड है ना, तो बोराजीन में तो फिर ऐसे ही होगा, पीएच इधर आ जाएगा, पीएच यहाँ पे, पीएच यहाँ पे और ऐसे, ठीक है, क्योंकि बोरॉन है, बोरॉन सब्स्टिट्यूट है, बोराजीन का सब्स्टिट्यूट बोलते हैं, ठीक। तो बात करें एक एक करके ना इनकी हाइब्रिडाइजेशन निकालने की, क्योंकि हमको क्या चूज़ करनी है,
कौन सा प्लेनर है कौन सा नॉन प्लेनर है। और प्लेनारिटी सबसे ज़्यादा अच्छे से हम बता सकते हैं किसके बेसिस पे, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे। तो बात करूँ अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की, तो यहाँ से देखो ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन को अगर मैं अलग से लिखूँ तो आप देख पा रहे होगे कि जो नाइट्रोजन है वो एक साइड से फॉस्फोरस से बॉन्डिंग किया है, दूसरे साइड से भी फॉस्फोरस से बॉन्डिंग किया है। जब इसने 2 बॉन्ड्स बना लिए तो एक उसके पास क्या बचा हुआ है, लोन पेयर। यस, तो एक एक बॉन्ड तो इसने शेयरिंग में लगा दी थी इधर, ऐसे एक एक बॉन्ड्स को, और 2 लोन पेयर्स में चले गए थे। तो एक बॉन्ड इसके पास वेकेंट रह जाता है जो कि p ऑर्बिटल्स में होता है। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, डिटेल में देख लीजिए, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालूँ तो मुझे क्या समझ आ रहा है, 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर्स, इट मीन्स 3 स्टेरिक नंबर है इसका, और 3 स्टेरिक नंबर आ जाए तो आप बोल सकते हो ये कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। समझ आया ये चीज़ें। अब बात करें बेटा फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस को आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से फॉस्फोरस है, उस फॉस्फोरस ने पीएच के साथ बॉन्डिंग की है, पीएच के साथ बॉन्डिंग की है, 2 बॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया इधर इधर। फिर यहाँ से एक बार एक नाइट्रोजन के साथ और दूसरे नाइट्रोजन के साथ, ये भी सिग्मा बॉन्ड में 2 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रखा है। फॉस्फोरस के पास होता कितना इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपको पता है कि फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अभी इसके भी एक p ऑर्बिटल्स में 1 इलेक्ट्रॉन वेकेंट है। पर बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, तो यहाँ आ जा रहा है 4 सिग्मा बॉन्ड, और जो 4 सिग्मा बॉन्ड इसका स्टेरिक नंबर हो जाता है हमारे पास 4, मतलब ये कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो मुझे अब चीज़ें क्लियर हो रहा है कि जो नाइट्रोजन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बट जो फॉस्फोरस है वो कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये कंपाउंड कैसा होगा, नॉन प्लानर, क्योंकि प्लानारिटी के लिए ज़रूरी है sp2 होना या sp होना। जहाँ sp3 वाला आ जाता है वहीं नॉन प्लेनारिटी आ जाता है, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन स्ट्रक्चर हो जाता है इसका। चीज़ें समझ आ गया। पर इस केसेस में देखें ना तो यहाँ पे बोरॉन का भी 3 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और यहाँ पे बेटा जो फॉस्फोरस है उसने भी 3 सिग्मा बॉन्ड सी बना रखा है, मीन्स ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि ये अपना लोन पेयर इसको देने में यूज़ कर लेता है ऐसे। तो इतनी चीज़ें हमें समझ आ गया कि हाँ, जो बोराजीन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, तो डेफिनेटली ये कैसा होता है, प्लानर होता है। जबकि ये वाला कंपाउंड्स की बात करें तो ये कैसा होगा, नॉन प्लानर होगा।